Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will start our topic that is a resonance. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, ऑर्मेटिसिटी के बारे में, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज अ रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, यूज होते हैं आपके, चाहे बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी समझ लो, या फिर आप किसी भी, जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आपको दिखाई देगा रेजोनेंस एनर्जी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, टर्म्स हैं जो हमें समझनी होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। और इसी में टर्म आती है आपकी मेसोमेरिक इफेक्ट। एक्चुअली मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता वो भी रेजोनेंस इफेक्ट ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है वहां पर। उसको मैं सोच रही हूँ आपको एक अलग से टॉपिक में करवाऊं मेसोमेरिक इफेक्ट को। एक्चुअली है तो वो आपका रेजोनेंस का ही पार्ट, लेकिन थोड़ा सा उसको हम एक डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा आपका एप्लीकेबल होता है, मतलब सबसे ज्यादा आपका मेसोमेरिक ही प्रीडोमिनेंट फैक्टर होता है जब आप एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, इसी का एक पार्ट है, बट इससे ज्यादा प्रीडोमिनेंट फैक्टर है वो आपका। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है वो आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रेजोनेंस क्या होता है एक्चुअल में? Delocalization of negative charge और pi electrons in a conjugated system is known as your resonance। ठीक है, डेफिनेशन का आप समझ लेते हो। ठीक है, रेजोनेंस होता है वहां पर, बट एक्चुअल में क्या है देखो, जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है, फाइन, तो आपके पास जिस तरीके से बेंजीन रिंग है, चाहे आप इसको इस तरीके से प्लेन में देखो, ठीक है, या फिर इस तरीके से देखो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास दीज आर योर पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, दिस इज योर पाई बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड। जिस तरीके से मैं शो करूं आपको, ये आपके पास बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पूरे बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं कार्बन के, दिस इज योर कार्बन एटम, 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन के आता है बेंजीन का, C6H6। देखो बच्चा, कहीं पर भी कुछ भी स्टडी करो, क्योंकि हम हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं, जहां कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप कार्बन का बनाओगे 4 बॉन्ड बनाने हैं आपको। वो अलग बात है कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो हम बाद में देखते हैं, क्योंकि वो कार्बोकैटायंस और कार्बन एनायंस के फॉर्म में होता है, या फिर ऐसा होता है कि, लेकिन एक्चुअल में आपके पास कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, जब तक उस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं आपका। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, आपके पास ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपका बेंजीन का। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम ये बताते हैं कि हमारे पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। आपके पास क्या होता है ना, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, देन एक सिंगल, मतलब पहले एक आएगा पाई बॉन्ड, देन एक आपका सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मीन सिंपल सिग्मा बॉन्ड, फिर आपके पास एक पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, सिग्मा। यही मैंने अभी तक बोला है ना। हम इसके डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे किस तरीके से होता है, लेकिन सबसे मेन जो होता है आपका वो यही है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और अल्टरनेट पोजिशन पे, ऐसा नहीं है कि पाई पाई आ रहा देन सिग्मा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, पाई सिग्मा सिग्मा ऐसा नहीं, अल्टरनेट पोजिशन में, मतलब एक छोड़कर एक। ठीक है, एक छोड़कर एक, अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होना चाहिए और सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। फाइन, इतना समझ आया? ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है देखो, अब यहाँ पर मेरे पास ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, आपके पास सिग्मा पाई। अब ये क्या होता है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ये 3 है ना, यहाँ पर देखो 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड है आपके पास, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स आपके पास, तो ये करते हैं आपके डीलोकलाइज करते हैं पूरे सिस्टम में। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वीकली हेल्ड होते हैं। आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो आपके पास वीक बॉन्ड होता है, तो पूरे सिस्टम में क्या करते हैं, ये घूमना शुरू कर जाते हैं। मतलब डीलोकलाइज मतलब घूमना, एक कार्बन पर लोकलाइज नहीं रहते। लोकलाइज मतलब एक कार्बन पर नहीं ठहरते, पूरे सिस्टम में घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज होते हैं।
समझ आया। लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड ही पता होना चाहिए सबसे पहले आपको क्या होता है। लोकलाइज्ड होता है किसी भी पर्टिकुलर एटम पे, चाहे वो कार्बन हो, कोई भी एक एटम हो, उस पर उस चार्ज का रुक जाना, दिस इज योर लोकलाइज्ड। ठीक, लोकलाइज्ड मेरी कोई कंडीशन नहीं है रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, लोकलाइज्ड मतलब रुक जाना, ठीक है, स्टॉप, किसी पर भी स्टॉप हो जाना, किसी भी एटम पर। और डीलोकलाइज्ड मतलब क्या होता है, डीलोकलाइज्ड मतलब क्या होता है, मतलब घूमते रहना, ठीक है, घूमना पूरी तरीके से, तो मतलब पूरे एटम्स के ऊपर घूमना। ठीक है, तो देखो अब यहां पर क्या होगा, दिस वन, ठीक, ये डीलोकलाइज कर रहे हैं, मतलब पाए जो हो रहा है वो अपना शिफ्ट कर रहा है सिग्मा के टुवर्ड्स, और जो आपके देखो पाए हमेशा सिग्मा के टुवर्ड्स आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना तो हमेशा इस एरो का यूज करना है, कभी भी इस एरो का यूज नहीं करना। ये हमारा रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स मूव करता है तब आपके पास ये एरो यूज होता है, अदरवाइज आप डबल साइडेड एरो यूज करोगे। ठीक है, डबल साइडेड एरो। अब देखो यहाँ पर इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं तो क्या बनेगा, ये वाला। अब देखो ये मूव यहाँ कर गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ से मूव किया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ से पाई बॉन्ड मूव किया तो ये पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ से पाई बॉन्ड मूव किया तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई है ना। तो मतलब कि अब मेरे पास जो पहले ये वाले बॉन्ड्स थे अब कहाँ शिफ्ट कर गए, देखो यहाँ पाए था, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल था तो यहाँ पाए आ गया। ठीक है, तो मतलब माइग्रेशन हुई है, डीलोकलाइजेशन हुई सिस्टम में। तो मेरे पास जो ओवरऑल ये जो आपके पास ये 3 एरो दिखाए ना मैंने, देखो इसके 1 2 3 लाइंस, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर, मतलब इन दोनों के बीच में ये जो मेरे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं ना, आपको यही समझना है रेजोनेंस में, कि रेजोनेंस जो होता है हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए आया था। ठीक है, मतलब हमारे एक मॉलिक्यूल की हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस एक्चुअल में आया था। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 स्ट्रक्चर्स थे, जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा ना इनको तो हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या कहा मैंने, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल। देखो जब हमने ना हाइपर कॉन्जुगेशन किया था वहां पर मैंने क्या लिखा था, वहां पर मैंने लिखा था हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, है ना। वो कैसे था, अल्फा प्लस 1, जितने अल्फा थे उसमें एक ऐड कर दोगे तो स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके पास, देखो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर जो आपके पास इन दोनों का एक्चुअली ना तो ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, आपका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। कैसे, देखो अब मैं इस तरीके से शो करूंगी इसको डॉटेड से, मतलब इन दोनों का मिक्सचर, मतलब ना तो ये ना ये, इन दोनों के बीच का कोई ना कोई आपके पास स्ट्रक्चर होगा, वो आपका एक रियल स्ट्रक्चर होगा। एक्चुअली ये वाला जो होते हैं ना आपके, ये तो हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक, ये आपके पास हाइपोथेटिकल होते हैं, मतलब जिसको हमने सिर्फ पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हमने पेज लिया, पेज के ऊपर ड्रॉ कर दिया, दिस इज हाइपोथेटिकल, रियल नहीं है वो चीज। लेकिन अगर रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ना, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये आपके पास रियल स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में। ठीक है, इसी को हम देखते हैं। फाइन, तो देखो जब 2 रेजोनेटिंग आपके पास बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनका निकल कर क्या आता है, जो रिजल्टेंट, दिस इज जो रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का एवरेज लेना है। देखो यहाँ पर, यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल था, तो एक्चुअल में मेरे पास जो मैंने डॉटेड शो किया है ना, इसका मतलब क्या एक्चुअल में कि इसमें पाई बॉन्ड भी करेक्टर है और सिग्मा बॉन्ड भी करेक्टर है, दोनों ही करेक्टर आ गए। देखो डबल भी आ गया, सिंगल भी आ गया, तो ओवरऑल डबल सिंगल दोनों का एवरेज आ गया। ठीक है, इसलिए हम डॉटेड से ही पूरा शो कर देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को, मतलब डबल सिंगल है हर जगह। ठीक, यहाँ पर तो क्या था, एक पर्टिकुलर सिंगल है तो सिंगल ही है, यहाँ पाए है तो पाए ही है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा और पाए दोनों का मिक्सचर है, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपका ये होता है, दिस इज योर मोस्ट स्टेबल। ठीक, एक कंडीशन क्या है मेरी रेजोनेंस की, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, अब बताएं ये क्या है, इनका एवरेज, मतलब एवरेज ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है नहीं, तो ये क्या है, एवरेज जो होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इन दोनों का।
अब देखो, ये तो मैंने सिर्फ एक बेंजीन का बताया, ऐसे बहुत सारे रेजोनेंस हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स। उसमें क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी टर्म आती है, उसको समझो क्या होती है। दैट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। अब मेरे पास ना, ये तो मैंने सिर्फ दो ही शो किए हैं क्योंकि बेंजीन के दो ही होते हैं। अब और भी हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, मान लो किसी के 4 स्ट्रक्चर आएंगे, किसी के 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल कौन सा हो, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसमें आपको पता चलेगा सबसे स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी बेस पर होगा कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा ना, मान लेते हैं 4 है किसी के स्ट्रक्चर स्टेबल, उसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा ना, जो हम देखेंगे, ठीक है, मान लेते हैं किसी के, मान लेते हैं मेरे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए, ठीक, इसमें तो 2 है ना सिर्फ, किसी में 4 भी आएंगे, किसी में 5 भी आएंगे, किसी में 3 भी आएंगे, ठीक है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे मेरे पास, मान लेते हैं 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, जैसे 2 बने थे, ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो है मेरा, दैट इज ये एवरेज वाला है, ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि यही मेरे पास सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो आपको पता होगा सबसे जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उतनी कम एनर्जी। एक्चुअली रेजोनेंस होता ही क्यों है, ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सके मेरा मॉलिक्यूल। अगर स्टेबिलिटी गेन करेगा तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कम होगी, और हर सिस्टम ये चाहता है कि मेरी एनर्जी कम हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तभी सिस्टम स्टेबल रहता है। क्योंकि आप पढ़ते हो एटम में भी अट्रैक्शन होती है, तभी तो एनर्जी कम होती है ना उसकी, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर देता है। एनर्जी रिलीज करते ही उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो जब भी सिस्टम मतलब स्टेबल रहता है उसकी एनर्जी कम होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। मोस्ट स्टेबल मीन्स एनर्जी लेस, मतलब कम, एनर्जी कम होगी तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे कम, अब ये मेरे पास यहाँ पर एनर्जी का डायग्राम है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है मेरे पास, रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड की, ठीक है। अब ये मेरे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जब हम रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। और मान लेते हैं मैंने मान लिया कि मेरे पास सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल ये, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, फाइन। तो यानी कि 4 स्ट्रक्चर में से मान लिया कि एक स्ट्रक्चर ऐसा था जिसकी एनर्जी सबसे कम थी, ठीक है। तो ये कि आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द एनर्जी गैप बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड and the most stable resonating structure is known as resonance energy। समझ में आया। मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये 2 थे वैसे बहुत सारे हो सकते हैं किसी के भी, जो हम पढ़ेंगे जैसे फिनॉल के बहुत ज्यादा होते हैं, 5 होते हैं। उसी तरीके से जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें से कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा जरूर मिलेगा, जैसे इन दोनों में कोई एक स्ट्रक्चर, जो दोनों इक्विवेलेंट है, बट कई जगह ऐसा होता है कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। सबसे ज्यादा कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें, और रेजोनेंस हाइब्रिड में जो गैप होगा एनर्जी का, यानी डेल्टा ई जो होगा, डेट इज योर रेजोनेंस एनर्जी, फाइन। और मुझे बताओ जितना ज्यादा ये रेजोनेंस एनर्जी का गैप होगा, कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास गैप ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड और भी नीचे चला गया, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा ना अगर रेजोनेंस, तो ठीक है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्टेबल हो रही है इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड नीचे और भी जा रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी और भी कम होती जा रही है, उतना ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब मुझे बताओ कोई एक चीज, अब मैंने यहाँ पर तुम्हारा वही गैप ले लिया और रेजोनेंस हाइब्रिड का और भी नीचे चला गया, क्योंकि वो और भी ज्यादा स्टेबल हो गया, तो एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला है आपके पास मोस्ट स्टेबल, और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा, जो ओवरऑल सबका एवरेज आएगा वो आपका ये है, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ अगर मेरे पास कोई ऐसा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा जिस, अब कोई सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो रहा है, जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उतने सिस्टम स्टेबल होता जाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही सिस्टम स्टेबल होगा, और उतना ही अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा, मतलब उसकी एनर्जी और भी कम हो जाएगी। अगर इसकी जगह मैं 5 बना लूं,
5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड और भी नीचे चला गया, मतलब और भी उसकी एनर्जी कम हो गई, तो अब ये एनर्जी गैप बढ़ गया। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। ज्यादा का मतलब क्या है, ये गैप से कहने का मतलब है। एनर्जी ज्यादा से ये मत समझो कि ज्यादा एनर्जी है तो सिस्टम मेरा कम स्टेबल होना चाहिए था, ये नहीं होता। रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड उतना स्टेबल होगा और इसके एनर्जी जो है पहले से कितनी हो जाएगी, नीचे। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब ये जो गैप है बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इंक्रीजेस। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा कोई सिस्टम उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। इसको मार्क कर लो, ठीक है, सिंपल है। और दूसरी चीज, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे लिख लो, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था ना मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। किसी में पढ़ा था ना, किसी में 9 अल्फा थे, किसी में 6 अल्फा हाइड्रोजन थे। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन से उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल था, यही पढ़ा था ना। तो सिमिलरली मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों होगी, बिकॉज उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। ये मार्क कर लो, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। फाइन। अब चलते हैं डिफरेंट टाइप्स के, हम किस तरीके से स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस काम करता है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हम कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। देखो हमने पढ़ा था कि परमानेंट इफेक्ट होता है रेजोनेंस। पहली बात तुमको पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए कि रेजोनेंस आपका एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी बात, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, बट रेजोनेंस आपका डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। क्या कहा मैंने, कंडीशंस हम पढ़ते हैं उससे पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि रेजोनेंस जो आपके पास एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरी बात, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ठीक। थर्ड, आपके पास इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स की माइग्रेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की नहीं। किसकी, क्योंकि हमने शिफ्टिंग पढ़ी थी इंडक्टिव इफेक्ट में, वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग पढ़ी थी। बट रेजोनेंस में ऐसा केस नहीं होता, रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही माइग्रेट करते हैं, ठीक है। ओनली माइग्रेशन ऑफ, या फिर ओनली माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें एटम्स माइग्रेट नहीं करते, ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं पर एटम्स माइग्रेट कर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं, जहां पर टोटोमेरिज्म आ गया, मेटामर्स आ गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर शिफ्टिंग हो जाती है। बट आपको शिफ्टिंग नहीं पढ़नी एटम्स की। एटम्स डज नॉट शिफ्ट, एटम्स शिफ्ट नहीं करते, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव, ठीक। सिर्फ हमने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द देखनी हर एक चीज को, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट आपके पास पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें देखो कैसे होता है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर सिंपल क्या होगा कि मुझे पता है पाई और पाई के बीच में ही रिलेशन देखेंगे। मतलब कैसे होगा, पाई सिग्मा पाई, हमने एरोमेटिसिटी में भी किया था, उसमें भी तो रेजोनेंस होता ही है, ठीक है। वहां पे हमने पढ़ा था ना पाई सिग्मा पाई में डीलोकलाइजेशन होती है, वैसे ही सिमिलर है, ठीक है। अब देखो जहां पर पाई सिग्मा, मैंने अपने को 3 चीजें बताई थी, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, या फिर आपको कहा था नेगेटिव चार्ज, तो सारा इसी में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहला केस बनता है पाई सिग्मा पाई, वही सेम चीज देखनी है आपको डीलोकलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना, आपका हो जाएगा। कैसे है देखो, यहाँ पर CH2 CH, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कहीं पर अगर मिस हो जाए तो आप पूरे कंप्लीट कर लेना। जैसे 2
टू 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के, 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो सारे बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए 4 आपके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पर माइग्रेट करेगा और ये वाला यहाँ पर माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो किस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 पॉजिटिव CH, देखो मैंने कोई एटम माइग्रेट नहीं किया, हाइड्रोजन यहीं देखो, हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, माइग्रेशन एटम्स की नहीं दिखानी, ठीक है। CH देन CH2 नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई, ठीक। कॉन्जुगेशन कितना भी लंबा चल सकता है आपका आगे, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 4 एटम से लिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, देखो और तो कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है नहीं, अगर मैंने यहाँ से नेगेटिव को शिफ्ट करके अगर ऐसे करे तो वापस से यही बन जाएगा, ठीक है। तो थर्ड आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, देखो CH2 CH, मतलब आपको सिंपल क्या करना है, डॉट डॉट से दिखाना है, डॉट डॉट का वो सिग्मा तो था ही, सिग्मा की तो कोई माइग्रेशन नहीं हो रही, लेकिन पाई बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, तो सिंपल पाई बॉन्ड को ही क्या दिखाना है, डॉट से, क्योंकि ये एवरेज है इन दोनों का, क्योंकि यहाँ सिंगल था यहाँ डबल है, तो सिंगल और डबल दोनों के बीच में दिखाना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है CH2, ठीक। अब कोई देखो यहाँ पर साइन दिखाना, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव, एक बात ध्यान रखना, जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे तो हर एक स्ट्रक्चर के अंदर जो चार्ज होगा ना वो आपका बैलेंस रहेगा, मतलब नेट चार्ज जो होगा ना सबका बराबर रहेगा। कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यू चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज, टोटल देखो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव 0, यहाँ पर चार्ज कितना था 0। आपको स्ट्रक्चर्स में देखना कि चार्ज, नेट चार्ज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेट चार्ज मतलब ओवरऑल चार्ज प्लस माइनस करके सारा का सारा क्या आना चाहिए 0, यानी सेम होना चाहिए। अगर किसी का 1 आ रहा है तो दूसरे में भी 1 ही आएगा, किसी में -1 आ रहा है तो -1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास अभी कैसे होता है वो देखो, जैसे मेरे पास है CH2, ठीक, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो मैं ये कह सकती हूँ डबल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पर ये आपके पास सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों के आपके पास पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ऐसे ओवरलैप करते हैं जब ये पाई बॉन्ड बनता है आपका, फाइन। तो आपको ये मैंने एक दिखाया है, किसको, इसी चीज को, अभी तक इसी को दिखा रही हूँ मैं ये, ठीक है। एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर मैंने क्या रिप्लेस कर देना है, कार्बन को, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो है, यहाँ पे कार्बन आगे ज्वाइंट, तो यहाँ पे कार्बन आगे ज्वाइंट हो जाएगा, तो वो कार्बन कहाँ ज्वाइंट होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे होगा, यहाँ पर आपके पास ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर एक कार्बन आ जाएगा, फिर आगे एक्सटेंड करेगा, वहां से ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर एक क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन होना चाहिए ना, जैसे आपके पास एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनती है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक, वहां पर एक हाइड्रोजन है, ऐसे बना दो जैसे ये बनाया था, ठीक। फिर आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर आपके पास एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनकी ओवरलैपिंग, ठीक, ओवरलैपिंग ही तो हो रही है ना। अबव बिलो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपकी इस पूरे लोब के अंदर कहीं पर भी घूम सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर भी हो सकते हैं यहाँ पर भी, तो इसलिए दोनों तरफ डेंसिटी दिखाई जाती है लोब में। ये पी ऑर्बिटल आपका, ठीक, कार्बन का। अब यहाँ पर क्या है ना, इस तरीके से ये आपका था पहले, तो आपने क्या किया फाइनली, देखो यहाँ पर आपने इस इलेक्ट्रॉन को पहले, इस दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आएंगे पहले, ठीक है, फिर वहां पर आने के बाद वो माइग्रेट करेगा आगे डबल बॉन्ड बनाने में, देखो डबल बॉन्ड बना आपका, ठीक। फिर जो मतलब मान लेते हैं यहाँ पर ये नेगेटिव आया, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट वाले में, देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ये माइग्रेट कर गया इस कार्बन के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, फिर आगे आपके पास क्या था, इस तरीके से था, ठीक है। बॉन्ड आप कंप्लीट कर लेना कितने हाइड्रोजन के साथ। अब ये वाला क्या करेगा, इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है ऑलरेडी इनका, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, यहाँ माइग्रेट करेगा, और जो डबल बॉन्ड है फिर वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड आएगा तो वो यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा। तो ये इस तरीके से माइग्रेशन चलती रहती है। मतलब जो एटम्स मेरे इस तरीके से शो हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है,
सारे के सारे कोप्लैनर होने चाहिए एटम्स। कोप्लैनर मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी आपके माइग्रेशन होगी। मतलब कि इनकी कॉन्जुगेशन तभी होगी जब ये एक प्लेन में लाई कर रहे हो। क्योंकि देखो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, sp2, दिस इज योर sp2, देखो दिस वन इज योर sp2, क्योंकि आप सिंगल बॉन्ड को काउंट करते हो सिर्फ। देखो सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर को, यहाँ पर दो इसके साथ है सिंगल बॉन्ड, एक इसके साथ, तो sp2 है, यानी ये प्लेनर है। मैंने आपको बताया था कि जो sp2 होते हैं वो प्लेनर होते हैं, sp3 क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं, क्योंकि उसमें बताया था कैसे स्ट्रक्चर होती है कार्बन की, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये वाला भी sp है, ये वाला भी sp है, सॉरी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सारे sp2 हैं। मतलब कोप्लैनर होना चाहिए एटम्स का, तभी कॉन्जुगेशन होगा। इसलिए कहते हैं पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन होती है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो आपके पास sp2 या फिर sp कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। क्योंकि ट्रिपल होगा तो sp हो जाएगा, अगर डबल होगा तो sp2 होगा। sp2 होते ही प्लेनरिटी आ जाती है, सिस्टम प्लेनर बन जाता है। क्योंकि जैसे bf3 आप पढ़ते हो ना, 1 2 3, ये आपके पास sp2 में होता है, तो ये प्लेन में ही होता है। ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ी है ना ज्योमेट्री, तो प्लेन में होता है sp2 हमेशा ही। sp3 होगा तो वहां पर ये फॉलो नहीं होता। ठीक है, फॉलो होगा तो वहां कोई वैकेंसी जरूर होनी चाहिए, हम देखेंगे आगे। ठीक है, फर्स्ट आपके पास हो गया, मतलब सारे एटम्स क्या होने चाहिए, कोप्लेनर। कोप्लेनर एटम्स होने चाहिए फॉर द रेजोनेंस कंडीशन है। और ये वाले कैसे होने चाहिए एटम्स, sp2 हाइब्रिडाइज। फाइन, तो ये कंडीशन मस्ट है, कोप्लैनर होने चाहिए sp2, तभी ये रेजोनेंस फेनोमेना होता है। क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, sp2 है वहां पर करेक्टर, या फिर sp अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो। ठीक है, तो वो भी एक प्लेनर ही होता है, क्योंकि हमारा प्लेनर में ही होता है वो भी sp। चलो अब मैं इसी तरीके से शो कर दूं इसको, आप कंप्लीट कर लेना। बॉन्ड्स को 4 बनने चाहिए, CH2 CH CH2। ठीक है, अगर एक बात ध्यान रखनी है, नोट कर लो यहाँ पर, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा जो माइग्रेट करेगा। मतलब इसमें क्या होता है, देखो ट्रिपल बॉन्ड में मेरे पास होता है 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। ठीक, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो माइग्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ एक ही पाई करेगा, 2 पाई नहीं करेंगे एक साथ कभी भी। ठीक है, मतलब अगर मैंने इसको ऐसे शो किया है तो इसका सिर्फ 1 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये नहीं कि ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 नहीं करेंगे, सिर्फ 1 बॉन्ड पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन इन sp। sp में 1 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट करता है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 1, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो लेकिन एक ही माइग्रेट करता है आपका, और इसमें एक ही पाई बॉन्ड है तो एक ही माइग्रेट करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। CH2 डबल बॉन्ड C CH2 नेगेटिव। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज में कॉन्जुगेशन है। पहले हमने पढ़ा पाई पाई में होगा, मतलब पाई सिग्मा पाई हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास है पाई सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा बीच में हमेशा रहेगा क्योंकि अल्टरनेट की बात चल रही है। डायरेक्ट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन इन्हीं में होना है। ठीक है, पाई सिग्मा नेगेटिव है ना, तो कॉन्जुगेशन होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक्सेस में यहाँ से माइग्रेशन नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना आपको, एक होता है नॉन बॉन्डिंग मतलब जिन्होंने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो हमेशा ही डोनेशन की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, नॉन बॉन्डिंग की। हमेशा याद रखना, इसको NB लिख लो शॉर्टकट में, सबसे ज्यादा नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि इनके जो होते हैं ना, ये फ्री होते हैं, मूवेबल होते हैं, तो इजीली ये हिल डुल सकते हैं, तो इजीली ये आपके किसी भी की तरफ जा सकते हैं। पाई बॉन्ड जो कि इजीली अवेलेबल होंगे अगर आपके ये नॉन बॉन्डिंग है, मतलब ये बॉन्ड तो बना ही नहीं रहे, है ना। मतलब जैसे मान लेते हैं मेरे पास CH2 के ऊपर है ना जो ये, इसने बॉन्ड नहीं बनाया, मतलब ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा इसने। देखो यहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी ना, होगी 1 2 हाइड्रोजन है 2 3, यानी sp2 हाइब्रिडेशन कार्बन है ये।
आप ये मत बोल देना कि ये वाला भी काउंट कर लेना लोन पेयर, नो, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खुद के इलेक्ट्रॉन समझो तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और वो सबसे ज्यादा उनकी पावर होती है किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन देने की। फिर होती है पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन ये वीकली हेल्ड होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। आपको बता चुकी हूँ क्यों होता है, क्योंकि साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है, इजिली ब्रेक, तो इसलिए वीक होते हैं। नेक्स्ट सिग्मा, तो सबसे ज्यादा डोनेशन पावर है, डोनेशन पावर लिख लो, डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी किसकी, नॉन बॉन्डिंग की, खुद की जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा, सबसे पहले यहाँ से डोनेशन होगी, यहाँ से डोनेशन अभी नहीं होगी, तो पहले ये डोनेट करेंगे। अब देखो नेगेटिव CH2, ठीक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाना क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहीं गए सीधा, इसी के पास रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या रहेगी, अब 1 2 3, यानी अब भी इसकी sp2 ही है, समझ में आया, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी, तो रिमेन सेम। तो यहाँ पर जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पहला ये, दूसरा ये, थर्ड वन क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोबारा करोगे तो वही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा इसका, ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। अब देखो नेगेटिव यहाँ पर भी है, नेगेटिव यहाँ पर भी, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा दो रेजोनेंस हाइब्रिड में, दिखाना होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में जो आपके पास स्ट्रक्चर में आया है। अब देखो यहाँ पर इसका पूरा नेट चार्ज कितना है, -1, इसका पूरा नेट चार्ज कितना है, -1, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड काउंट नहीं करते, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से काउंट करते हैं। नेट चार्ज सेम रहा ना, तो इसका मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स वही होते हैं जिनका नेट चार्ज हमेशा -1, जिनका नेट चार्ज हमेशा सेम रहता है, रिमेन सेम। तो ये आपको कंडीशन देखनी है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। कहीं आप देखो कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आपको पूछा गया है कि इनमें से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है, उनका चार्ज देखो, उनमें ये देखो कि एटम्स कहीं माइग्रेट तो नहीं कर गए, एटम्स की माइग्रेशन देखो, यहाँ H2 थे, यहाँ पे भी H2, यहाँ H2, मतलब एटम्स भी माइग्रेट नहीं किए, इसका मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ये दोनों हैं, ठीक। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब ट्राई करेंगे कौन सी चीज कहाँ पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। थर्ड है आपके पास पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, CH2 CH NH2। लोन पेयर का मतलब क्या है, ऐसे एटम जिनके ऊपर लोन पेयर होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन हो गया लोन पेयर होंगे, जिनके ऊपर लोन पेयर आपके होते हैं, सिंपली उन्हीं को कंसिडर करना है। कार्बन को तो लोन पेयर दिखा नहीं रहे आप यहाँ पर, है ना। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास, जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, अब देखो ये लोन पेयर है, ये हाइब्रिडेशन काउंट नहीं है अब तक, मतलब इसकी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे है, इस तरीके से, तो ये लोन पेयर तो हाइब्रिडेशन में है नहीं अब तक, यानी कि 3 ही है, तो यानी कि sp2 है यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर अगर जाएगा, अभी बताया था लोन पेयर की कंडीशन सबसे ज्यादा, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव NH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसके ऑक्टेट भी देख लेना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो इनके जो होते हैं फ्लोरीन हो गया, इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। बाकी थर्ड और फोर्थ पीरियड में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक्सपेंड कर सकते हैं अपने ऑर्बिटल को, ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से बने, दिस वन, ठीक है। अब देखो इस पर नेट चार्ज कितना था, 0, कोई चार्ज नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव इसका भी नेट चार्ज, यानी कि दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं आपके। तो यानी कि अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा NH2, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में वही दिखाओगे जो यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज समझ, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। यहां देखो CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2,
ठीक, इनके बॉन्ड्स कंप्लीट कर लेना। इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन गए। ओवरऑल चार्ज देखो इस पे नेट चार्ज कितना है +1, यहाँ पर भी +1, मतलब नेट चार्ज रिमेन सेम, या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एक दूसरे के। नेक्स्ट देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव दिखाओगे, CH2 पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है, इस पे भी, दोनों पे पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, के अंदर ये आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसका देखेंगे पता कि +R इफेक्ट किसका होता है, -R इफेक्ट होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, +R -R के बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, वो भी हम स्टडी करेंगे। देन हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, उसी के कंसिडर करके यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा CH2। नेक्स्ट है देखो, यहाँ पर माइग्रेट कर जाएगा, तो इसके पास रह गया पॉजिटिव CH2। ठीक, फिर अब यहाँ पर आपके पास बॉन्ड था, ये माइग्रेट कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस वन CH2। नेक्स्ट देखो, ये वाला यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, मतलब CH2 अगेन पॉजिटिव। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करोगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, इसको थोड़ा ऐसे शो कर देना, और CH2 जो है उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, ठीक, इस पे भी पॉजिटिव शो कर देना। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, ये आपके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए इसके। अभी आपको बताया था ना 1 2 3 4 5, मतलब जो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, वो कौन सा वो बाद में देखेंगे। और जो लास्ट में आपके पास होगा डेट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। इन दोनों के बीच जो गैप होगा डेट इज योर रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा वो देखना है अपने को। सबसे पहले पास ना सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ये फर्स्ट वाला होता है, दिस वन। ठीक है ना, ये वाला, और 1 और 5 सेम ही है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा इसका। ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसका। वो क्यों होगा देखो, क्योंकि यहाँ पर ना कंप्लीट एरोमेटिसिटी भी आ रही है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, यहाँ पर भी सेम पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है एज कम्पेयर टू दिस 3। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये वाला स्टेबल है इसमें। और रेजोनेंस हाइब्रिड में जो गैप होगा ना उसे रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम है। ठीक है, पहले तो हमने ये समझना था। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो गई, लास्ट हमारे पास जो बचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का बेस बनेगा आपका मेसोमेरिक इफेक्ट का, तो वो समझते हैं। ठीक है, कंसेप्ट उठ के आता है मेसोमेरिक के लिए, वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड नेक्स्ट वीडियो में कि बैक पाई बॉन्डिंग क्या होती है, उसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने एक वीडियो बैक पाई बॉन्डिंग की बना रखी है, कुछ वैसा मिलता जुलता सा, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, मेसोमेरिक इफेक्ट के बेस पर है ये। ठीक है, देखो यहाँ पर अब मुझे पता है फ्लोरीन के ऊपर 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे ना तो वो क्या होती है 1s2 2s2 2p5, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं इसके, 5 + 6 बैलेंस शेल वाले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है जो आपके पास, 5 ये +1 एक 6 हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। फाइन, तो चलो अब यहाँ देखो इसके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है अब इसके पास। ठीक है, मतलब पूरे फील्ड है इसके। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला अपने लोन पर इसको दे सकता है, भी पढ़ा था नॉन बॉन्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। वैकेंट इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था कि 3 तो ऐसे प्लेन में रहते हैं, जहाँ हमने पढ़ा था कार्बोकैटायनी तो है एक तरीके से, है ना, दिस इज योर कार्बोकैटायन, एक परपेंडिकुलर है। तो इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, देखो जैसे
यहाँ पर क्या है ना, ये लगा लो, ये फ्लोरीन है, इसको हटा दो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को, ठीक है। ये देखो, ये फ्लोरीन का आपके पास, ये फ्लोरीन का, ठीक है, ये कार्बन के 2, और ये इसका क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, यहाँ पॉजिटिव साइन है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन के नॉन बॉन्डिंग है। तो ये इसके साथ क्या कर लिया, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए तो अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये फील्ड है, ये वैकेंट है। फील्ड और वैकेंट के बीच में होता है, ठीक है, ये रिलेशनशिप बैक बॉन्डिंग का। तो फील्ड वाला कहाँ दे देगा, इसके खाली में। तो क्या हो जाएगी, ये भी कॉन्जुगेशन होती है, जिसको आप मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हो ना, मिजोमेरिक। तो वो मिजोमेरिक जो है इसी का एक पार्ट है, मतलब मिजोमेरिक ही रेजोनेंस का एक पार्ट है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है बैक बॉन्डिंग का। सबसे ज्यादा यही होता है आपका प्रीडोमिनेंट, उसके बाद बाकी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर इसका मतलब रेजोनेंस काम कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन के पास नॉन बॉन्ड, पर इसको देगा क्यों, ये तो ऑलरेडी फील्ड है, मतलब इसके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो 2 ये, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक दूसरा तरीका देखो, 2 तरीके ढूंढने आपको जिस तरीके से हो जाए। किसी एक भरा होना चाहिए, एक खाली होना चाहिए। मैंने अभी क्या बोला, जब भी बैक बॉन्डिंग के लिए एक भरा एक खाली। खाली में देखो वैकेंट पी भी हो सकता है, जो हमने फर्स्ट में देखा, मतलब कार्बोकैटायन, ठीक, वैकेंट भी हो सकता है, या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अब मुझे पता है क्लोरीन के अंदर, आपको पता है ना, ये 3d ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। सेकंड पेड़ को छोड़ के बाकी जितने होते हैं, थर्ड फोर्थ, सारे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वहां पर तो सोचने की नीड ही नहीं है, सारे आपके वैकेंट खाली में ही आते हैं। बेशक ही नॉन बॉन्डिंग दिखा के, पर इसके जो वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं वो खाली हैं। तो अब क्या करेगा ये अपना, इसका जो ज्यादा भरा हुआ है ना, ये तो भरा हुआ है, भरा हुआ कहाँ दे देगा, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में, ठीक। तो यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि ऐसे हो सकता है, तो वो गलत है, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ दे देगा, इस कार्बोकैटायन में, सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ मेसोमेरिक यहाँ पे भी लग रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ रेजोनेंस काम कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा। जब कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है ना, जहां भरे खाली का कंसेप्ट आ जाता है, कोई ग्रुप लगने के बाद देखो यहाँ पे हर जगह ग्रुप लगा है अलग, फ्लोरीन, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन ने लेकिन दिया यहाँ पर, मतलब सिर्फ एक ही है अपना, ठीक है, ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, इसका मतलब ग्रुप लग गया है। कोई ग्रुप लगने की वजह से जब हमारे पास कोई इफेक्ट शो होता है ना, वहां मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है, ठीक है, जिसको हम प्लस आर माइनस आर कंसिडर करते हैं, एक्चुअली वो प्लस एम और माइनस एम के थ्रू ही होता है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, हम स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर है, यहाँ देखो, ये कॉन्जुगेशन में गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन इसको दे रहा है, यहाँ पर क्या रेजोनेंस भी काम कर रहा है, प्लस में मेसोमेरिक भी काम कर रहा है, मतलब बैक बॉन्डिंग, जहां बैक बॉन्डिंग होगा वहां मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है, फाइन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट कौन से शो करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे जो आपके क्वेश्चंस सीरीज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको प्लस आर माइनस आर भी बोलते हैं, बट ज्यादा जो एक्चुअल मीनिंग है उसका वो प्लस एम और माइनस एम से लेना देना होता है उसका, ठीक है। एक्चुअली में यही होता है, बाकी लिख ये भी देते हैं, क्योंकि हम दोनों को ना एक साथ कंसिडर करके चलते हैं, बट मेसोमेरिक थोड़ा डिफरेंट होता है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, पाए सिग्मा, पाए का कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, पाए सिग्मा पॉजिटिव, पाए सिग्मा नेगेटिव, पाए सिग्मा लोन पेयर, लेकिन रेजोनेंस जो आपके पास मेसोमेरिक है उसमें आप बैक बॉन्डिंग को कंसिडर करके चलते हो, मतलब यानी सिर्फ ये एक पोर्शन है जो आप रेजोनेंस के अंडर स्टडी कर रहे हो मेसोमेरिक के लिए। तो मेसोमेरिक एक पार्ट है रेजोनेंस का, जहां पर कोई ग्रुप ऐसा लग जाता है जिसकी वजह से ये कंसेप्ट काम करता है बैक बॉन्डिंग का, ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना ये पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, मैं बता देती हूँ, बाकी आप करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये बता देती हूँ, एक ये वाला सिर्फ, ठीक। इसमें क्या क्वेश्चन बताना है कि ये क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं या नहीं बन सकता, आपको ये बताना सिंपल। क्या मतलब इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते होंगे, लेकिन क्या इनके जो आपका स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होंगे या नहीं, वो आपको देख के लाना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, दिस इज योर NH3, अगर मैं यहाँ पर इसके डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक।
लेकिन अब मुझे ये बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन्स का अकोमोडेट कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, 1s2 2s2। इसलिए मैंने कहा था सेकेंड पीरियड में हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट ही देखना है। 2p3 ये होते हैं। क्या ये 10 बना सकता है? यहाँ पर 3 ही अकोमोडेट कर सकते हैं, मतलब 3 3 6 + 2 यानी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स ये अपने अंदर अकोमोडेट ले सकता है, 10 को नहीं ले सकता। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मतलब सिर्फ इसका एक ही स्ट्रक्चर था जो अभी तक हमने किया था, यही वाला। माइग्रेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमेशा एक काम याद रखना है, कभी भी ये पेंटावैलेंट, क्योंकि 5 बॉन्ड बन गए ना, पेंटावैलेंट नहीं होता। सिमिलरली इसमें भी होगा, सिमिलरली इसमें भी होगा, खुद अब ड्रॉ करके देखना। नेक्स्ट वीडियो जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, +m और -m के बारे में स्टडी करेंगे, और वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, आपको मेसोमेरिक देखना आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी क्लियरिटी के साथ समझेंगे इसको, कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।